दोस्तों, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और इस चैनल के कुछ व्यूअर्स का भी रिक्वेस्ट था कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना के मैं इस चैनल पे अपलोड करूं। दोस्तों, YouTube में मैंने काफी चैनल पे देखा कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि सबसे अलग होगा। जो बात किसी ने नहीं बताया वो बात मैं आपको बताऊं और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या तो किसी ऐसा सेमिनार अटेंड करने के लिए सोच रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है मेरा उठाया हुआ सवाल आपको किसी नुकसान से बचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमोल और आप देख रहे हैं एचडी टेक। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी YouTube चैनल पे जाते हैं या तो टीवी पे देखते हैं जहां पर स्टॉक मार्केट का जिक्र होता है, वहीं पर आपको ये वार्निंग देखने को मिलता है। मगर क्यों? क्योंकि वीडियो से पहले ये वार्निंग दे देना जरूरी हो जाता है ताकि जो लोग इस वीडियो को देख के ट्रेड करेंगे, अगर किसी भी कारण उसको लॉस हो जाए तो वो किसी को जिम्मेदार ठहरा ना पाए। तो बात तो वही हो गई ना, पहले आपको वार्निंग दिया जा रहा है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग तरीके का एडवाइस भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग करने के लिए आप कैसे स्टॉक को चॉइस करें, कौन सा स्टॉक को कब खरीदना है, कब बेचना है, कैसे आपको एवरेज करना है, ऐसा बहुत अलग अलग तरीका आपको बताया जाता है। दोस्तों, सवाल तो बहुत है, लेकिन सवाल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर करता है, जिसके जरिए वो ये पता लगाना चाहते हैं कि भविष्य में स्टॉक के प्राइस किस दिशा में जा सकता है और उसे कैसे अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल स्टडी और कंपनी न्यूज में भी ट्रेडिंग होता है। लेकिन आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? मान लीजिए आपको एक दोस्त ने बताया कि वोल्टास का एसी इस साल बहुत जबरदस्त बिक रहा है और इसके लिए कंपनी को इस साल बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका ये दोस्त उसी कंपनी में काम करता है। अभी ये सवाल उठता है कि आप इस शेयर को कब खरीदेंगे और कब तक इसको होल्ड करके रखेंगे और किस प्राइस पे आप इसका प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वोल्टास का प्राइस ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। अगर आप किसी से ये प्रश्न पूछेंगे तो वो टेक्निकल एनालिसिस करके आपको उत्तर दे सकता है या तो वो खुद आपको बोलेगा। इन सभी प्रश्न का उत्तर टेक्निकल एनालिसिस पे मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको एक प्राइस चार्ट का जरूरत है और उस चार्ट पे इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप जो भी स्टडी डालेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, उसी को ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकल एनालिसिस पे जो बात पहले आपको सुनने को और सीखने को मिलेगा वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बाकी का मैं बता देता। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जब तक मैं उस चार्ट को देख रहा हूं, जिस दिन मैंने पोजीशन लिया उस दिन से ये दोस्ती गई। लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए पहले आपको एक चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, चार्ट हो गया एक किसी भी स्टॉक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम से बनाया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके जरिए आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में कुछ स्टडी करेंगे तो ऐसा बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर ये चार्ट फ्री में मिलता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन आज जो टॉपिक है मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। चार्ट बहुत किस्म का होता है, जैसा हो गया कैंडलस्टिक, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, रेनको, ऐसा और भी है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर बार और कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज करते हैं। पहले मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा और उसके बाद ही सवाल आ जाएगा। चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है और ऐसा बोला जाता है कि ट्रेंड लाइन एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसके जरिए आप किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का प्राइस प्रोजेक्शन कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ये भी बताता है कि कब पुल बैक खत्म होगा और फिर से वो जो पुराना ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू करेगा, कब एक ट्रेंड अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा और कब उसका रिवर्सल हो सकता है, ये भी आपको ट्रेंड लाइन ही बता सकता है। लेकिन चार्ट के सभी जगह पे
आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। किस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इस चार्ट पे एक लो खोजना पड़ेगा जो सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए, ये जगह पे एक लो है जो सबसे कम दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको नेक्स्ट लो को लेना है। तो दाहिने तरफ देखिए, ये एक लो है। ये दोनों लो को जोड़ के आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है मैं दिखा देता हूं। ट्रेंड लाइन लेके आपको इस लेवल पे क्लिक करना है, क्लिक करके इस लेवल तक लाना है। तो जैसे आप इस पे छोड़ देंगे तो ये दोनों लोग कनेक्ट हो गया और ये लाइन यहीं से कनेक्ट होके सीधा ऊपर की तरफ चला गया। तो ये आप ट्रेंड लाइन है। आप ट्रेंड लाइन पे प्राइस इस लाइन के पास आएगा, फिर यहीं से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। कभी भी इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आना नहीं चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होगा। एक वैलिड ट्रेंड लाइन वही लाइन होता है जिस लाइन पे जितना ज्यादा कैंडल रेस्ट करता है और रेस्ट करके वहीं से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन पे ये आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर इस जगह पे आया, फिर इधर पे इसको टच करते करते फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर आया, फिर टच किया, फिर ऊपर। जितना ज्यादा टच होगा वो लाइन उतना वैलिड हो। ये तो हो गया एक बेसिक ट्रेंड लाइन। जिस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ज्यादा टच करेगा और वहीं से बाउंस करके निकल जाएगा, वही ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन होता है। जब जब प्राइस इस लाइन को टच करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तब तब ये हायर बॉटम और हायर टॉप बनाता जाएगा। एक अप ट्रेंड का नियम होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली हायर टॉप और हायर बॉटम बनाता जाए। प्राइस इस लाइन को टच करता है, टच करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर ऊपर से ट्रेंड लाइन के पास आता है। ऊपर जाने के टाइम में इस मूव को इंपल्स मूव बोला जाता है और नीचे की तरफ जब ये आता है इसको रिट्रेसमेंट बोला जाता है। सेम ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड लाइन के लिए। प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की तरफ आता है तब लोअर बॉटम बनता है और जब ऊपर की तरफ जाता है तब लोअर टॉप बनता है। एक डाउन ट्रेंड के लिए चार्ट पे कंटिन्यू लोअर बॉटम और लोअर टॉप होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड पे प्राइस कभी भी इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड पे प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की तरफ आता है तब इसको इंपल्स मूव, और जब ये ट्रेंड लाइन के तरफ जाता है तब इसको रिट्रेसमेंट बोला जाता है। अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह और डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी सवाल है, लेकिन पहले ट्रेंड लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अप ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है तब बाई करना, और डाउन ट्रेंड पे जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास जाता है तब इसको सेल करना एक आम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ये टेक्निक सभी को पता है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना और प्राइस के साथ उसको एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को मान के आप ट्रेड करना चाहेंगे तब या तो आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर मौका मिलता है तो उस पर लॉस हो जाएगा। अभी सवाल है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप ये सवाल उन सारे लोगों से पूछेंगे जो कि इस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना रहा है, जो कि आपको एडवाइस दे रहा है, या तो कोई सेमिनार पे आपको इसका ट्रेनिंग करवा रहा है, उन सभी का एक ही उत्तर होगा कि सिर्फ ट्रेंड लाइन से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको मूविंग एवरेज भी यूज करना पड़ेगा। अगर मूविंग एवरेज फेल करता है तो उसके साथ इंडिकेटर और ऑसिलेटर को भी यूज करना पड़ेगा, और हर एक इंडिकेटर ऑसिलेटर का अलग अलग रूल होता है। कोई बोलता है बाई करो, कोई बोलता है सेल करो, कोई बोलता है होल्ड करो, कोई बोलता है निकल जाओ। ये रॉन्ग नंबर है। एक मूवी का क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि मैं क्या सवाल उठाना यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है। इसके बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट लेवल एक ऐसा एरिया होता है जहां पर प्राइस आने के बाद और नीचे नहीं जाता है और उसी एरिया से वो घूम के फिर ऊपर की तरफ चलता है। रेजिस्टेंस भी एक ऐसा जगह है
जहां से प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट में स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है जो कि उस जगह पे आने वाले सप्लाई से ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस पे सप्लाई ज्यादा हो जाता है वहां पर आने वाले डिमांड से। मार्केट पे बायर और सेलर हर टाइम रहता है। बायर और सेलर का कम और ज्यादा होने से प्राइस का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। जिस जगह पे बायर सेलर से ज्यादा हो गया उस जगह से प्राइस ऊपर की तरफ चलता है, मतलब प्राइस को उस जगह पे सपोर्ट मिल जाता है। वैसे ही जिस एरिया पे सेलर बायर से ज्यादा हो जाता है उस जगह से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब प्राइस को उस जगह पे रेजिस्टेंस मिलता है। दोस्तों, प्राइस चार्ट पे हम लोगों को सिर्फ उसी लेवल का पता चलता है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेडर है उसका पता नहीं चलता। इसके लिए प्राइस के साथ वॉल्यूम भी देखना जरूरी होता है। सिर्फ वॉल्यूम के जरिए हम लोगों को ये पता चल सकता है कि सपोर्ट एरिया पे बायर स्ट्रॉन्गर और रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर स्ट्रॉन्गर है कि नहीं। जब किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे वॉल्यूम कम होता है तब ये पता नहीं चलता है कि प्राइस इस जगह से घूमेगा या इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाएगा। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने के चांस ज्यादा होता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास है और वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तब चांसेस ज्यादा हो जाता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ आ सकता है। अभी सवाल है, अगर सपोर्ट लेवल पे ज्यादा बाई हो रहा है तो ज्यादा सेल भी हो रहा है और इसके लिए ही उस लेवल पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो कुछ ट्रेडर इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए चला आता है जो कि पहले से इस स्टॉक को बाय कर चुके थे, और कुछ ट्रेडर इस लेवल पे सेल करने के लिए आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि प्राइस अभी बहुत ऊपर आ गया है और आगे चल के ये प्राइस नीचे की तरफ मतलब सपोर्ट की तरफ जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर वो लोग सेल करते हैं। वैसे ही सपोर्ट लेवल पे कुछ ट्रेडर आ जाता है अपना सेल किया हुआ स्टॉक को फिर से बाय करने के लिए, और कुछ ट्रेडर जो लास्ट मूव को मिस किया था वो भी बाय करने के लिए इस लेवल पे आ जाता है। क्योंकि सपोर्ट लेवल पे बाय करना और रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करना हम लोग पहले ही जान चुके हैं और सीख चुके हैं। अब सवाल है, जब सपोर्ट लेवल पे बाई करते हैं तो ज्यादातर सपोर्ट लेवल टूट जाता है और प्राइस और भी नीचे आ जाता है। क्यों सपोर्ट लेवल टूट गया पूछिए, तो जवाब होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने से होगा नहीं। आपको इसके साथ स्टोकेस्टिक, आरएसआई, एमएसीडी, एडीएक्स और भी बहुत सारा इंडिकेटर देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिकेटर के जरिए ही आपको एक स्टॉक का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का पता चल सकता है, और ये सब देखने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ये रॉन्ग नंबर है। जान लीजिए कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये सब को निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस लेवल पे ट्रेड करके प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख के ट्रेडिंग करना शुरू किया था तब ज्यादातर ट्रेडिंग पे मेरा लॉस हो रहा था। जिस सपोर्ट लेवल को देख के मैं बाय करता था उसी लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाता और मेरा नुकसान हो जाता। जिस रेजिस्टेंस लेवल को देख के मैं शेयर को बेचता था उस लेवल से वो शेयर और भी ऊपर चला जाता। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो गलत है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया और कुछ लोगों से भी मैंने इसके ऊपर बात किया। लेकिन जो रिजल्ट मुझे मिला वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सभी का ही मेरे जैसा प्रॉब्लम है और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करके उनको भी ज्यादातर लॉस ही हुआ है। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग एक साथ गलत हो रहा है। इसके बाद मैंने गौर से चार्ट को स्टडी करना चालू किया और उसके साथ मैं इंट्राडे प्राइस मूवमेंट को भी फॉलो करता रहा। तब जाके मुझे समझ में आया मार्केट पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा सपोर्ट लेवल को होल्ड करना है और कौन सा लेवल को तोड़ देना है। ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले मार्केट चार्ट पे एक लेवल बनाता है जो कि सभी ट्रेडर को आसानी से पता चल सके। जैसे ही उस लेवल के बारे में सभी को पता चल जाता है और ट्रेडर अपना पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है तब मार्केट अपना काम करना चालू करता है। मान लीजिए कि एक शेयर का 520 पे एक सपोर्ट लेवल बनाया है, तो जब भी ये स्टॉक इस 520 लेवल के आसपास आएगा तो सभी को ये लेवल पहले से ही पता है, तब इस जगह पे वो लोग
इस स्टॉक को बाई करेंगे। अभी ये शेयर 680 के आसपास काम कर रहा है और यहीं से ये गिरना चालू हुआ। जो लोगों को ये 520 का लेवल पता है, जब भी इस स्टॉक का प्राइस इस 520 लेवल के आसपास आएगा तब वो लोग इस शेयर को 520 लेवल के आसपास पे ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये स्टॉक 520 पे आने से पहले ही उधर से घूम के फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। जो लोग 520 पे बाई करने के लिए खड़े थे वो लोग ये देखते हैं कि ये स्टॉक 570 से घूम के ऊपर की तरफ चला गया। अभी चार्ट पे 570 का एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब कुछ लोग जब ये स्टॉक 570 पे आएगा उसी जगह पे ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा और बाकी का कुछ लोग अपना पुराना लेवल 520 पे ही खड़ा रहेगा। 570 पे बाई करने के बाद जब 2-3 दिन के अंदर ये स्टॉक फिर से 520 की तरफ आ जाता है तब पहले से जो इस लेवल पे वेट कर रहा था वो लोग इस जगह पे बाई कर लेता है और जो 570 पे ऑलरेडी बाई कर चुका है वो लोग इस जगह पे और कुछ स्टॉक बाई करके एवरेज कर लेता है, क्योंकि उन ट्रेडरों को ये लगता है कि ये स्टॉक और नीचे नहीं जाएगा और इस लेवल से ही ये घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये स्टॉक 2-3 दिन के अंदर 520 का सपोर्ट तोड़ के नीचे 470 तक आ जाता है और जिस जगह पे नजदीक का कोई सपोर्ट लेवल दिखाई नहीं पड़ता है तब मजबूरन लॉस बुक करके निकल जाना पड़ता है। लॉस बुक कर देने के बाद ये स्टॉक फिर से उस जगह से 600 रुपया के आसपास चला जाता है। दोस्तों, हो सकता है मेरा ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये जो लेवल आपको बताया उसी चार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसी चार्ट पे ये लेवल मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर ऐसा काम हुआ था। इस चार्ट को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ये है दीवान हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट जिसका काम होता है DHFL के नाम से। देखिए, ये स्टॉक पहले एक लेवल बनाया था ये 520 के आसपास। ये जो आप लो देख रहे हैं इस लो का वैल्यू है 520। फिर यहाँ से जब वो ऊपर में 680 तक गया था उसके बाद जब वो गिरना चालू किया था तो यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही ये स्टॉक इस लेवल से इस जगह से घूम के ऊपर की तरफ जा रहा था। ये जो लेवल है ये है आपका 580 के आसपास, 570। देखिए इसमें लो हुआ था 570 से 580 के आसपास। इस जगह से जब ऊपर गया तो जो लोग 520 पे बाई करने के लिए सोच रहे थे उन लोगों को एक नया सपोर्ट मिला, वो है 570 के आसपास। इस जगह पे जब ये सपोर्ट ले रहा था उसके बाद अचानक से ये 520 के पास आ गया। 520 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको तोड़ के जैसी ये नीचे की तरफ आया तो किसी को लगा नहीं था कि यहाँ से ये 468 से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से जाके फिर ऊपर में देखिए 600 रुपया के आसपास ये चला गया। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल पे बताया था सेम मूवमेंट इस चार्ट पे हुआ है जो अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट करना है तो सबसे अलग सोचना पड़ेगा, अलग सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट को सीधा और सिंपल तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। आपका भी कुछ प्रश्न हो सकता है। अगर आपका कुछ सवाल है, सुझाव है तो स्क्रीन पे आया इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो इस आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड पे और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप रॉन्ग नंबर से बच के रहिए और देखते रहिए SDT। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।